नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे, बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा आज के दिन में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। देश में कम हुई गरीबी, 12 साल में 12% से अधिक की आई कमी। गरीबी दर 21.2% से 8.5% पर आई। इकोनॉमिक थिंक टैंक NCAER के शोध पत्र से आई जानकारी। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आज दूसरा दिन। AI शिक्षा, स्टार्टअप और डेटा इकोसिस्टम के साथ ही अलग अलग सत्रों का आयोजन। मजबूत GST संग्रह और केंद्र से राज्यों को इसके समय से हस्तांतरण से विकास को मिलेगा बढ़ावा। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा, राजस्व में इजाफे से राज्यों की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल सेंसेक्स ने तक उच्चतम स्तर को किया था पार और आज भी नया रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल कारोबार के आखिर में कल गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। क्या कुछ खास अगर बात की जाए कारोबार जगत की, काफी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से देखिए लगातार जब बदलाव की हम बात कर रहे हैं और देश में मजबूत मांग और निर्यात ऑर्डर बढ़ने के कारण सर्विस सेक्टर में जून में तेजी देखने को मिली है। HSBC की ओर से जारी किए गए सर्वे में जानकारी दी गई है। मजबूत मांग ने सर्विस प्रोवाइडर को अधिक स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए मजबूर किया है। इसके कारण नए रोजगार 2 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। जून में HSBC सर्विस सेक्टर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI 60.5 पर रहा, जो मई में 60.2 था। HSBC के मुताबिक भारत की सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर जून में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए ऑर्डर मिलने के कारण बढ़ी है। सभी सेवा प्रदाता आगे आउटलुक के लिए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। HSBC की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 महीनों में लागत सबसे कम गति से बढ़ी है, जिससे स्पष्ट है कि महंगाई दर कम हो रही है। सर्वे में केवल 5% कंपनियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों को पास किया है। वहीं जून में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का संयुक्त PMI 60.9 रहा है। तो सर्विस सेक्टर में एक तरफ जो तेजी है वो नजर आ रही है यहां पर। इसके साथ ही अगर बात की जाए एक और अच्छी खबर की, जी हां, देश में गरीबी के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है। हमारे देश में गरीबी तेजी से घट रही है और इसके आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल एक शोध पत्र के अनुमान के अनुसार अगर आपको बता दें, 2011 और 12 से लेकर अब तक गरीबी 21% से घटकर 8.5% रह गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम बात करें तो गरीबी में कमी आई है, लेकिन ऐसे लोगों का अनुपात ज़्यादा है जो जीवन में किसी त्रासदी के कारण वापस गरीबी में जा सकते हैं। थिंक टैंक अगर बात की जाए, इकोनॉमिक थिंक टैंक NCAER ने गरीबी के आंकड़ों को लेकर ये अनुमान जताया है। इस सर्वे में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट आई है और ये 2011 और 12 में 24.8% से घटकर अब 8.6% रह गई है। शहरी क्षेत्रों की अगर गरीबी स्तर की हम बात करें तो वहां भी करीब 13.4% से घटकर 8.4% पर आ गया है। तो ना सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर देखा जाए जो गरीबी का स्तर है उसमें गिरावट देखी गई। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी को लेकर, खासतौर से कारोबार जगत की अगर बात जब हम कर रहे हैं, पहले आपको बताते हैं किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी जो है देखिए हरे निशान के साथ कारोबार करता नजर आया। शुरुआती तौर पर 64 अंकों की तेजी के साथ 24,450 के स्तर पर ये नजर आया और लगातार जो बढ़त है वो हम देख पा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए या इसके साथ साथ सेंसेक्स की अगर खासतौर से बात की जाए तो आप देख सकते हैं 80,196.79 के स्तर पर जो शुरुआत है वो ही 209 की तेजी के साथ। और कल हमने देखा था कि ये करीब 80,321 का जो आंकड़ा था वो छुआ, लेकिन आज उससे अधिक 80,331.48 तक जो सेंसेक्स है वो पहुंचा है। नया रिकॉर्ड जो है वो आज भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले हफ्ते भी ये रहा था, लगातार नए रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे थे और इस हफ्ते भी हम वही देख पा रहे हैं। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो ये करीब 47 अंकों की जो बढ़त के साथ फिलहाल 24,334 पर कारोबार करता नजर आया शुरुआती चरण में। वहीं बात कर लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंडाल्को, विप्रो, HCL टेक, ICICI बैंक और टाटा मोटर्स, जहां हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है शुरुआती दौर में वो देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए टॉप
औसस की यानी लाल निशान कहां कहां देखिए नजर आ रहा है, और जो सबसे ज़्यादा है वो है HDFC बैंक, श्रीराम फिन, इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला और हिंद यूनिलीवर, जहां पे आज जिसके बाद ये टॉप लॉसेस की श्रेणी में नजर आ रहे हैं। और अब जान लेते हैं क्रूड का भाव क्या रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0.43 नीचे गया है, यानी $86.91 प्रति बैरल दर्ज किया गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। तो जाना आपने क्या स्थिति नजर आई है। अब ब्रेंट क्रूड की भी अगर बात की जाए, लाल निशान जो है वो आज नजर आ रहा है, जो कि बता रहा है कि जो गिरावट है वो इसमें फिलहाल देखी गई है। 0.43 की जो गिरावट है वो फिलहाल ब्रेंट क्रूड में दर्ज की गई है। और आइए अब कारोबार जगत के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फोकस की। आज फोकस में हम बात कर रहे हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन चल रहा है और आज इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। इस शिखर सम्मेलन में AI शिक्षा, वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना, स्टार्टअप और उसके साथ साथ डेटा इकोसिस्टम को किस तरीके से यूटिलाइज हम कर सकते हैं, और वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अलग अलग जो सेशन हैं, जो सत्र हैं, उनका आयोजन होगा। और आपको बता दें कुल 2 दिन में करीब 12 ऐसे अलग अलग सत्र होंगे। इससे पहले कल की अगर बात की जाए तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने DPI के निर्माण के लिए भारत के अनूठे दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में इसी तरह का मॉडल अपनाने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार AI के लिए भी कहा कि वो एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से बनाने की योजना है, जहां सभी संबंधित संसाधन और जानकारी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण करने में निवेश भी करेगी, जहां कंप्यूट पावर, उसके साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट, प्रोटोकॉल का सामान्य सेट, फ्रेमवर्क का सामान्य सेट, तकनीकी और साथ ही कानूनी ढांचे जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे। फिर स्टार्टअप, उद्यमी, शिक्षाविद और वे लोग जो कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं, अपने प्रयासों को तेज करने के लिए इस साझा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो खासतौर से अगर बात की जाए समिट की, जैसा हमने आपको बताया, Our Prime Minister's vision for technology has always been consistently towards democratizing technology, and by that we mean that technology should be accessible to everybody. The government will be investing in creating a public platform where compute power is available, high quality data sets are available, a common set of protocols is available, a common set of framework, technical as well as legal framework is available. Then the startups, the entrepreneurs, the academicians, the people who are working on different applications for a variety of sectors like agriculture, medicine, healthcare, education, people work on those solutions can then use this common platform for accelerating their efforts. तो जैसा हमने आपको बताया, इस शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और कुल दोनों दिन की अगर हम बात की जाए तो 12 अलग अलग सत्र हैं, जहां कैसे इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखा जा रहा है जो AI को लेकर जोखिम है उसके प्रति भी हम जागरूक रहें, लोगों को जानकारी दी जाए, उस पर भी सरकार की तरफ से जो काम है वो किया जा रहा है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ अभिषेक सिंह जी जुड़े हैं, अपर सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक अगर देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि इसको हम मान सकते हैं कि जब पहले सिर्फ बात होती थी AI की, लेकिन आज इस एक तरीके से सफल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो हमारे देश में हो रहा है। बिल्कुल सही। जो शिखर सम्मेलन तो हुआ ही, 2 चीजें हुई हैं कल के बैठकों में और आज भी कंटिन्यूड रहेंगी। इसमें ग्लोबल इंडिया AI समिट के साथ साथ जो ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो विश्व की संस्था है जो AI के ऊपर सारे देशों को समन्वय करती है, उसकी भी बैठक मिड ईयर समिट उसकी जी
उसकी भी मिड ईयर समिट यहाँ पर आयोजित की गई भारत के द्वारा, और इसमें पूरे विश्व के जो सारे चर्चा हुई, और उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि अब जीपे ओईसीडी के साथ मिलकर के एक इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप बनाएगा, जिसमें ओईसीडी के सारे देश इसमें सम्मिलित होंगे, और ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके ऊपर भारत ने डीपीआईज का भी योगदान दिया है, वह भी इसमें शामिल होंगे। तो कल इस निर्णय के बाद 29 सदस्यों की संस्था जो थी जीपे एआई, उसमें 15 देश और जुड़ गए, और 44 देश अब इसमें हो गए, और आने वाले समय में और भी देश जुड़ जाएंगे। और सारे मुद्दे जो एआई से संबंध में है, कंप्यूट की हो, डेटा सेट्स के बारे में हो, एल्गोरिथम्स के बारे में हो, सुरक्षित सेफ ट्रस्टेड एआई बनाने के हो, उसके ऊपर सभी सेशनों में एक्सपर्ट्स के साथ गहन परिचर्चा हुई। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और जिस तरीके से करीब 1000 से अधिक जो जीपीआई प्रतिनिधि हैं वो इसमें पहुंचे हैं, एआई विशेषज्ञ इसमें हैं, और कहीं ना कहीं भारत की भूमिका को भी सराहा जा रहा है कि जो भारत है वो एक सकारात्मक, सुलभ और उसके साथ साथ जैसा आपने कहा जिम्मेदार एआई के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है वो सीधे तौर पर नजर आती है। बिल्कुल, भारत ने डिजिटल के क्षेत्र में काफ़ी समय से अपना परचम लहरा रखा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया स्टैक की बात होती है, आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म की बात होती है, यूपीआई जैसे पेमेंट्स की प्लेटफॉर्म की बात होती है, डिजी लॉकर जैसे डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म की बात होती है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भारत ने डीपीआईज बनाए हैं, उसके ऊपर पूरे विश्व का इंटरेस्ट है। पूरे विश्व के सभी देश उसको अपने देश में लागू करना चाहते हैं। तो उसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इंडिया स्किल पेनिट्रेशन में नंबर 1 माना जाता है पूरे देश में, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि कैसे हम एआई इनेबल्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि हम स्वास्थ्य, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और अच्छे लोगों तक पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स का इजाद कर सकते हैं, जिससे लोगों को हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सर्विसेज आसानी से मिल पाएं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आपसे पहले हमें दूसरे देशों पे अलग अलग तकनीक के लिए निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तकनीक में भारत की एक मजबूत स्थिति है, और जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो और देश हैं वो एक समाधान के तौर पर भारत को देखते हैं। अब भारत सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से एजुकेशन देना हो, चाहे वो दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन देना हो, या फार्मा को उनके बारे में क्या सलाह देनी है, एग्री एडवाइजरीज देनी है उनकी अपनी भाषा में, इसमें भारत ने काफ़ी इनोवेशंस किए हैं। और यह जो प्रोडक्ट्स हैं भारत के जो इजाद किए गए हैं, ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ लेकिन अभिषेक जी अगर बात की जाए, क्योंकि एआई को लेकर जोखिम भी है, और हमने देखा था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का भी जिक्र किया था, इन जोखिम को लेकर किस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, और किस तरीके के क्या कोई जो गाइडलाइंस हैं वो अब तैयार हो रही हैं? ये भारत का हमेशा ये रहा है कि हम एआई को इनोवेशन के लिए यूज करेंगे, परंतु साथ में यूजर हार्म को प्रिवेंट करेंगे, और सेफ, ट्रस्टेड एंड सिक्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम काम करेंगे। इसको करने के लिए गाइडलाइंस की तो आवश्यकता होती है, परंतु गाइडलाइंस से ज़्यादा असेसमेंट फ्रेमवर्क्स और टूल्स की आवश्यकता होती है कि जो भी एआई बेस्ड सॉल्यूशन डिप्लॉय किया जाए, लागू में किया जाए, लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए, वह उन मानकों पे खरा उतरे। तो उसके टेस्टिंग की आवश्यकता होती है, उसके परीक्षण की आवश्यकता होती है, उसकी ट्रेनिंग सही डेटा सेट्स पे होने की आवश्यकता होती है। और कई बार देखा गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं बिना टेस्टिंग के, और उनको रोकने की आवश्यकता है, और ये करने की जो उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल हो, और जो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ या डीप फेक्स के रूप में जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जी, और इसके साथ साथ अभिषेक जी अगर देखा जाए तो प्रमुख तौर पर हम फिर चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए या हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, तो शायद ये कुछ ऐसे प्रमुख सेक्टर्स जहां पे एआई का जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो हमें आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। जैसे एजुकेशन में हम दीक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान पे काम करना शुरू कर चुके हैं। टेलीमेडिसिन में और हेल्थ केयर में जो एआई से ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस, ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस, लंग कैंसर की डायग्नोसिस की जा रही है। एआई से जो लोगों को जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एआई के एप्लीकेशन में किसानों को कौन सी प्रकार की भूमि में किस प्रकार की फसल लगाई जाए, फसल को कब हार्वेस्ट किया जाए, इसकी जानकारी मिलती है। कितना पानी यूज़ करें इरिगेशन में, कितना हम कितने घंटे के लिए पंप चलाएं, कैसे हम पानी का जो इनपुट्स होती हैं उसको उसमें कंजर्व करें, इसके लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्किलिंग है, इसमें एआई के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं और ये इन सारे क्षेत्रों को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखने वाली टेक्नोलॉजी है।
जी बिल्कुल, लेकिन जब हम एक बड़े बदलाव की बात करते हैं उसमें किस तरीके की भूमिका जो है एआई की नज़र आती है, और खासतौर से विकसित भारत की भी अगर बात की जाए, जो उसका आधार है, जो नींव है, कैसे उसको मजबूती मिलेगी एआई से? देखिए, एआई पूरी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने का एस्टिमेट्स किए गए हैं तमाम स्टडीज़ के द्वारा। जैसे जब हम कहते हैं कि हमारी ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी होगी, जी उसमें लगभग 200 से 250 बिलियन डॉलर एआई के माध्यम से आएंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आएंगे। तो इसके लिए भारत में स्किल सेट्स की परम मौजूदगी है, डेटा सेट्स बहुत उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है सभी सेक्टर्स में। तो जब डेटा अवेलेबल है और स्किल अवेलेबल है, तो इसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, कंप्यूट, और उसको उपयोग करके हम एआई बेस्ड मॉडल्स बना सकते हैं। और कंप्यूट के लिए इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत 10,000 जीपीयूज़ का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। जी इन सब चीज़ों के माध्यम से जब एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनेंगे, तो एआई स्टार्टअप्स होंगी, वह भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगी, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगी, और इससे हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, और खासतौर से जब आर्थिक तौर पर हम देखते हैं अभिषेक जी, क्योंकि डीपीआई में हमने देखा क्या एक अब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फिलहाल नज़र आती है, एक मजबूत स्थिति जो है भारत की नज़र आती है, लेकिन एआई को इतना सफलतापूर्वक और सकारात्मक रूप से जब हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं सभी के लिए, तो कितनी मदद उससे इस पूरे इको प्रणाली को हमारे मिलेगी? देखिए, एआई पे भारत ने काफ़ी निवेश करने की योजनाएं की हैं, और न सिर्फ सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी एआई के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। जी भारत में जो एआई स्टार्टअप्स हैं, वो लगभग 30% औसतन सीएजीआर रेट पे ग्रो कर रही हैं। उनको इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी मिल रहा है, इन डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी। और जो एआई प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं, वह इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और तमाम लोगों की ज़रूरत में पड़ने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। जी अगर हम फिनटेक में देखें या फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कंट्रोल करने में देखें, उसमें भी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस आ गए हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमने भाषिनी को देखा है, जी कैसे भाषिनी कंट्रीब्यूट कर रही है। वॉइस एनेबल्ड सर्विसेज की तमाम प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जो कि लोगों में भाषा की जो गैप होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। आप किसी भी अपनी मातृभाषा में कोई सवाल वॉइस के माध्यम से पूछिए, उसको वॉइस के माध्यम से जवाब मिलेगा। तो इसके अलावा जो पूरे विश्व में फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने का कार्य हो रहा है, जो बड़ी बड़ी जी कंपनी, उसमें भी बहुत इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो इन सब की मदद से इंडिया में भी फाउंडेशनल मॉडल, एक इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल जो कि जी इंडिया के डेटा सेट पर ट्रेन किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। कई स्टार्टअप्स ने निवेश किया है इस एआई के प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में। तो आने वाले दिनों में ये जो एआई का जो लेयर है, वो डीपीआई के ऊपर बनेगा, जी और हम जो डीपीआई की सर्विसेज को और भी ज़्यादा लोगों के लिए यूजफुल करने में सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से और ज़्यादा इसका लाभ मिलता नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एआई के उपयोग की बात की जाए, किस तरीके से फिलहाल जो शिखर सम्मेलन इसको लेकर चल रहा है, उसमें आज भी अलग अलग सत्र होंगे जहां पर इस पर मंथन होगा, जानकारी दी जाएगी, जिससे इसका लाभ देश के विकास में मिल सके, और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व बंधु की जब हम बात करते हैं तो पूरे विश्व को इस तरह की जो सुविधाएं उनका लाभ मिल पाए। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोला ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। भाई आगे बढ़ते हैं। दरअसल बात की जाए सेबी की, तो सेबी ने शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वाले स्टॉक ब्रोकर्स पर नकेल कसती है। पहली बार सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सेबी के मुताबिक बाजार में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर ब्रोकर्स और उनकी कंपनी जिम्मेदार होगी। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि बाजार का भेजा इस्तेमाल और धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए
ब्रोकरेज फर्म के साथ साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए ब्रोकरेज कंपनी को मजबूत निगरानी और नियंत्रण प्रणाली स्थापित करनी होगी। शेयर ब्रोकर को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने के 48 घंटे के भीतर बाजारों को जानकारी देनी होगी। उन्हें संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी और बाजार दुरुपयोग के मामलों पर एक विश्लेषण और कार्रवाई रिपोर्ट या ऐसी कोई घटना न होने पर शून्य रिपोर्ट छमाही आधार पर देनी होगी। तो जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है सेबी द्वारा स्टॉक ब्रोकर्स पर। और वहीं देश के शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व इस वित्तीय वर्ष में 8 से 10% बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। 38 लाख करोड़ रुपए की अगर खासतौर से बात की जाए, जो राजस्व में बढ़ोतरी की बात की गई है, इन राज्यों की देश की जीडीपी में 90% की हिस्सेदारी है। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इन 18 राज्यों का राजस्व 7% की दर से बढ़ा था। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के राजस्व में इजाफे का सबसे मुख्य कारण मजबूत जीएसटी संग्रह यानी जो कलेक्शन है जीएसटी का, और केंद्र से राज्यों को इसका हस्तांतरण यानी जो ट्रांसफर किया जाता है। राज्यों के राजस्व में इस मत्स्य आमदनी की हिस्सेदारी करीब 50% है। क्रिसिल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में केंद्र से राज्यों को मिलने वाले कर में 12 से 13% की बढ़ोतरी का भी अनुमान जताया है। इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। तो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बल्कि इसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं राज्य, फिर चाहे जीएसटी संग्रह की हम बात करें या जो दूसरे कारण हैं, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को जो हस्तांतरित करती है राशि, जो कर राशि होती है, उसके जरिए विकास की बयार अलग अलग राज्यों में नजर आती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फिलहाल जो रेटिंग्स ने ये जो दावा किया है। तो फिलहाल जाना आपने क्या कुछ खास खबरें रही टॉमी टुडे में, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की। इस अवसर पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय ऋणदाताओं को डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने शासन मानकों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने ऋणदाताओं द्वारा अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले साल के 262 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है और देश की खाद्यान्न पर्याप्तता को सुरक्षित करता है। आरएमएस 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद से 22 लाख से ज्यादा भारतीय किसान लाभान्वित हुए हैं। आधुनिक तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा और आखिरी दिन है। कॉन्क्लेव में ड्रोन आधारित तकनीक पर फोकस किया जा रहा है। देश में ड्रोन इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा अलग अलग क्षेत्रों को मिल रहा है। इसके इस्तेमाल को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने पश्चिम एशिया और अफ्रीका क्षेत्र में डिजिटल कारोबार की प्रौद्योगिकी प्रदाता नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत संयुक्त अरब अमीरात में नेटवर्क इंटरनेशनल के विक्रय केंद्र टर्मिनल के जरिए क्यूआर कोड पर आधारित यूपीआई से भुगतान को सक्षम किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से एक मंच पर शामिल सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन और दावा निपटान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है। आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2024 और ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 की शुरुआत हो रही है। नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 20 देशों की 300 से ज्यादा विश्व स्तरीय कंपनियां इस एक्सपो में भाग ले रही हैं। इसमें बख्तरबंद एम्बुलेंस, निगरानी ड्रोन, मॉब कंट्रोलिंग सिस्टम, एंटी ड्रोन गन, मोबाइल फोरेंसिक टेक्नोलॉजी, आंसू गैस ड्रोन और कार्गो ड्रोन जैसे कई नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में निजी और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन 35% बढ़कर 3,95.3 लाख टन रहा। वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में निजी और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन 2,92.6 लाख टन था।
एक समय सोशल मीडिया दिग्गज एक्स की भारतीय प्रतिस्पर्धी के तौर पर चर्चित रहे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी के संस्थापक राधाकृष्णन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदलकर सम्मान कैपिटल हो गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि 2 दशक से ज्यादा पुरानी कंपनी इस महीने अपनी सभी शाखाओं, वेबसाइट आदि के नाम में बदलाव को लागू करेगी।